मैं ऑनरेरी कैप्टन प्रेमचंद मिश्रा प्रतापगढ़ जनपद के ग्रामपुर दुंदा पोस्ट ऑफिस डेरवा में पैदा हुआ। मेरी उम्र 69 ईयर्स है। मैं हाई स्कूल की शिक्षा भद्रेश्वर इंटर कॉलेज देवा में हुआ। केपी हिंदू इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ से इंटर किया। बीएससी में एडमिशन पीवी डिग्री कॉलेज प्रतापगढ़ से लिया, जो उस समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध था। पहला वर्ष मैं पास होने के बाद मैं आर्मी में घर से जाकर ज्वाइन किया। उसके पहले मैंने रेलवे में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का भी टेस्ट दिया था, लिखित परीक्षा पास किया, लेकिन इंटरव्यू का कॉल लेटर नहीं आने की वजह से, देर में आने की वजह से मैं आर्मी ज्वाइन कर लिया था। आर्मी की ट्रेनिंग मेरी 3 हफ्ते पूरी हुई थी, तो हमें घर से सूचना मिला कि तुम्हारा रेलवे का इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है। लेकिन आर्मी के सख्त अनुशासन की वजह से मैं नहीं आ सका। वहाँ लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि रेलवे से अच्छी नौकरी आर्मी की है। आर्मी में रह के डायरेक्ट हवलदार मेजर बन सकते हो, जेसी बन सकते हो, कमीशन ले सकते हो। फिर मैं वहाँ नौकरी ध्यान से करने लगा। मेरे चार बेटे और 2 बेटियां हैं, जिसमें 2 बेटे आर्मी में थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। एक बेटा वकील है और सबसे छोटा बेटा इलाहाबाद में ही प्राइवेट जॉब करता है। 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी लखनऊ में हुई और छोटी बेटी की शादी बॉम्बे में हुई। फौज में मैं नौकरी करते रहा, लेकिन बीच बीच में ऐसे दुर्घटनाएं होती गई कि जिससे मैं आर्मी की नौकरी से थोड़ा सा विमुख हुआ। कामठी में मैंने ट्रेनिंग किया था। पहली पोस्टिंग हमारे स्टेशन और साहब श्रीनगर मिली, कश्मीर। उसके बाद बेस और साहब मेरठ मिला। बेस और साहब मेरठ के बाद 33 कोर ऑपरेटिंग सिग्नल रेजिमेंट मिला।
सिलीगुड़ी, और उसके पहले फर्स्ट जैक राइफल यूआरएफ में था। फिर स्टेशन और साथ दीमापुर मिला। दीमापुर के बाद उधमपुर आया, सीएफडी किरकी, वो उधमपुर आया। उधमपुर के बाद जो है सीएफडी किरकी पूना गया। वहाँ से फिर मैं मथुरा पहुँचा। मथुरा से हमें रिटायर होना पड़ा। जब मैं फर्स्ट जैक राइफल यूआरओ सिक्किम में मेरी पोस्टिंग थी, तो उस समय हमारे परिवार में 2 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। उनका एक्सीडेंट से उनकी मौत हो गई, और हमारे चाचा के लड़के जो भद्रेश्वर इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, उनका भी मर्डर हो गया था। उस घटना से मैं बहुत विचलित हो गया और मैंने फौज छोड़ने का निश्चय किया। उसके पश्चात मैंने जब एप्लीकेशन डिस्चार्ज के लिए दिया, उसमें मैं सिपाही था। हमारे कमांडिंग अफसर थे कर्नल के सिंह फर्स्ट जैक राइफल के। उन्होंने हमको बुलवाया और बहुत अच्छी तरह समझाया। बोला, मुझे गुरु बोलते थे। गुरु इसलिए बोलते थे, ईएमई वालों को सबको गुरु बोलते थे, और खासकर हमें तो हमेशा गुरु ही कहते थे। बोला, गुरु मैं एक कर्नल हूँ, लेकिन महीना का जब 20 तारीख बीत जाता है तो मुझे ऐसा सोचना पड़ता है कि मेरा खर्च कैसे चलेगा परिवार का। आपके परिवार में 2 अर्निंग मेंबर थे, एक आप तीसरे थे। 2 अर्निंग मेंबर अब नहीं रहे। ऐसी स्थिति में आप भी जब फौज छोड़ देंगे तो आप जो है कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे। मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि सर, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन पिताजी की जगह पे मेरे छोटे भाई को नौकरी मिलनी ही थी। माताजी का जो पेंशन बेनिफिट और सब है वो मिलना था, वो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपको फर्स्ट प्रोविज़न मिलेगा, और लेकिन आप ये बताइए कि मैं आपका एप्लीकेशन फाड़ दूं। मैंने बोला, सर जैसी इच्छा है। उन्होंने तुरंत अपने हेड क्लर्क को बुलाया और बोला कि इनका पूरा डिटेल लिख लीजिए। उसके बाद हेड क्लर्क को जैसे ही उन्होंने गाइड किया, वैसे उन्होंने लेटर बनाया। लेटर बनाने के पश्चात एक लेटर मेरे को दिया, एक डीआरएम लखनऊ को दिया, और 1 महीने की छुट्टी दिया। बोला, जाओ अपना काम करके आ जाओ। गए, वहाँ पे तुरंत फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे भाई की नौकरी के लिए मिली। माता जी का पूरा बेनिफिट मिला, पेंशन मिली। 1 महीने में पूरा काम मेरा हो गया। मैं थोड़ा फिर खुश हुआ और आके सिक्किम में ज्वाइन कर लिया फर्स्ट जैक राइफल। छुट्टी काटी। आने के बाद फिर मुझे बुलाया, बोला कि आप पूरा पूछा डिटेल क्या हुआ। मैंने बताया। बोला, ऐसा है, हमारी पलटन में आप लोगों से कोई भी फालतू काम नहीं लिया जाता है। यहाँ से आप सिपाही से सीधा हवलदार मेजर बन सकते हो। आप जो है
अपना काम कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। मैंने पढ़ाई किया और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। सिलीगुड़ी सेंटर था और पूरे देश में मेरा मेरिट नंबर 8, सीरियल नंबर 8 था रिज़ल्ट में। फर्स्ट कोर्स में मेरा डिटेल हुआ। मैं EME स्कूल बड़ौदा में ट्रेनिंग के लिए गया, डिप्लोमा के लिए गया। डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद मैं हवलदार मेजर पोस्ट हुआ, प्रमोट हुआ और वहाँ से मुझे पोस्टिंग मिली 1133 इंजीनियर ब्रिजिंग यूनिट, वर्कशॉप, चंडी मंदिर। उस समय मेरा सबसे छोटा भाई वो फौज में भर्ती होने लायक था। माताजी के आदेशानुसार मैंने उसका सेंटर भर्ती के लिए फार्म भरा। फार्म भरने के पश्चात भगवान ने साथ दिया और वो भी भोपाल सेंटर से भर्ती हो गया EME में। उससे वो जाना नहीं चाहते थे फौज में, लेकिन उनको बहुत कंपेल किया गया तो फौज में भर्ती हो गए और अभी अपने सुख में ज़िंदगी बिता रहे हैं। उनका एक लड़का भी इंजीनियर है दिल्ली में, बेटी भी MBA कर रही है। बाकी परिवार बहुत सुखी है, वो अपना जीवन बिता रहे हैं। इसके पश्चात छोटे भाई, दूसरे नंबर हमारे जो भाई थे, उनको भी रेलवे में नौकरी मिली थी पिताजी की तरह, लेकिन वो भी दुर्घटना के शिकार हुए, एक्सीडेंट हुआ, एक्सपायर हो गए और उनकी जगह पे उनकी पत्नी को मिला नौकरी। वो लोग वेल सेटल्ड हैं लखनऊ में, अच्छा मकान सब बना लिया, 3 बच्चे हैं, वो भी बहुत सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब इसके पश्चात मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू किया। तो दीमापुर हमारी पोस्टिंग थी और मेरा बड़ा बेटा शिवा वो घर में था। तो मेरे स्वभाव के अनुसार मैं जो छोटी यूनिटें होती थी जिनके पास कम इक्विपमेंट होते थे, गाड़ियाँ कम होती थी, जैसे BRO हुआ, MCO हुआ, APO हुआ, प्रो यूनिट हुई, मतलब ऐसे जो छोटी यूनिट थी उनकी मैं बहुत हमेशा मदद करता था, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बहुत लोड था। 120 व्हीकल मैकेनिक थे। दीमापुर में 3 कोर है, वहाँ का पूरा GOC फ्लीट, CO चीफ ऑफ स्टाफ फ्लीट, मतलब एक फ्लीट में लगभग 15-15, 20-20 गाड़ियाँ होती थी। तो एक दिन में आती थी चेकअप के लिए, रिपेयर के लिए। तो रात भर हम लोग काम करते थे, लेकिन ऊपर वाला इसी सब काम का परिणाम दिया। वहाँ का BRO खुद हमारे पास वर्कशॉप में आया और मुझसे पूछा कि सूबेदार मिश्रा कौन है। मैंने सोचा किसी बच्चों ने गलती किया होगा, लेकिन वो बोला साहब आपका ऑफिस किधर है। मैं बोला वो फ्लोर में एकदम किनारे है।
बोला आप ऑफिस में चलिए अपने। मैं गया, वो भी बैठे। तो वहाँ कुछ और ही हुआ। कर्नल साहब ने जो बीआरओ थे, साउथ इंडियन थे, उन्होंने कहा कि साहब मेरा स्टाफ आपकी बड़ी तारीफ़ करता है, आप हमारे लिए इतना काम करते हैं। सब स्टाफ कहता है जब से सूबेदार मिश्रा यहाँ पोस्टिंग आए हैं, उस समय मैं सूबेदार था, बोला कि सूबेदार मिश्रा जब से पोस्टिंग आए हैं तब से बीआरओ कोई गाड़ी ऑफ रोड नहीं है। तो मैं भी, मुझे नहीं मालूम था वो कि मेरा यूपी का रहने वाला मेरे बच्चे की भर्ती नागालैंड में हो सकती है। तो मैंने ऐसे हंस के मैंने भी बोल दिया कि आप इतना खुश हैं तो मेरे किसी बच्चे को भर्ती कर दीजिए। तुरंत जैसे हमारे लिए गए हों, मेरे बेटे के लिए गए हों, और उनके साथ एक नायब सूबेदार थे सरदार जी, उनको बोला कि साहब आउट सेंक्शन का फार्म लाए। वो अपनी फाइल में देखने लगे, उसमें निकला, फार्म मिल गया और मुझे तुरंत दिया। बोला कि इसको भर के मुझे अभी दीजिए। मैं एकदम डर गया। मैं बोला सर न तो मेरा बेटा यहाँ है, न तो उसका कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास है। कहना ऐसा है कि जितना आपको मालूम है, आपका बेटा है ना, तो जितना मालूम है उतना भर दीजिए। अगर कुछ भी नहीं मालूम है तो आप ऑफिस में चले जाइए, मैं तब तक यहाँ बैठा हूँ। बच्चे का पूरा डिटेल नोट करके लाइए और दे दीजिए। जो नहीं भर पाते वो छोड़ दीजिए, क्योंकि एक हमको भेजना है शिलांग, लखनऊ से वैकेंसी मंगाएंगे और उस वैकेंसी पे आपका बेटा भर्ती होगा। मैंने भर के दिया और एक हफ्ते के बाद उन्होंने टेलीफोन किया कि आपका सैंक्शन होके आ गया है, अपने बेटे को बुला लीजिए। लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी। पहले तो मैं बहुत परेशान हुआ, कैसे लेके आऊँगा, क्या करूँगा। एक 5 पैरा रेजिमेंट के मिश्रा जी, जो लालगंज अजहारा हमारे घर के नज़दीक के थे, वो एक हफ्ते की छुट्टी जा रहे थे। तो जैसा कि हम लोग जब दूर रहते हैं तो कोई वहाँ पे अगर हमारे गांव का है कुछ है तो रैंक फैक्टर उसमें नहीं देखा जाता है। वो लोग भी या हम भी जाते हैं तो बोलते हैं कि बेटा कोई अपने घर के लिए सामान देना है या कुछ भेजना है तो दे दो, मैं जा रहा हूँ छुट्टी। तो इसी तरह वो मिश्रा जी भी आए, बोला साहब मैं छुट्टी जा रहा हूँ, अगर घर के लिए कुछ भेजना है सामान वामान तो दे दीजिए। मैं बहुत खुश हुआ। मैं बोला अगर आप घर जा रहे हैं तो मेरे बड़े वाले बेटों को लेते आना। अगर मतलब कोई जैसे पैसे वैसे की भी बात है तो जो कुछ है ले लो, नहीं तो आने के बाद जो कहिएगा हम दे देंगे, वहाँ परेशान नहीं होना। तो बोला नहीं सब आप फिक्र मत कीजिए। 10 दिन के अंदर वो जब छुट्टी आने लगा तो वो अपने बच्चे को लेके आया। वहीं हमारे पास जेसी मेस में रहता था। थोड़ा उसका मैं ट्रेनिंग वाला भी देता था उसको, और साथ में हमारे जो स्टाफ थे दूसरे लोग वो भी उसको दौड़ाते उड़ाते रहते थे, हमेशा ट्रेन करते रहते थे। तो जिस दिन भर्ती थी उस दिन वो गया, और जाने के बाद मेरा भी दिल नहीं माना, मैं भी बीआरओ पहुंच गया। बीआरओ पहुंचने के पश्चात वहाँ जो कर्नल साहब थे और डॉक्टर साहब थे, दोनों बुला लिया हमको। मैं बाहर खड़ा था, जैसे और भर्ती के कैंडिडेट्स मतलब पेरेंट्स सबके पूरे कैंडिडेट के थे, वैसे मैं भी बाहर खड़ा था। मुझे बुलाया, बोला साहब ऐसा है, आपको विश्वास नहीं है कि मैं आपके बेटे को भर्ती करूँगा, आप अपनी यूनिट में जाइए, शाम को बच्चे को अपने मंगवा लीजिएगा किसी को भेज के। तो मैं चला गया। जाने के बाद जो है शाम को गया, फिर जो और स्क्रीनिंग थी वो होना था हो गया।
लिखित परीक्षा भी हुई और भर्ती होके राजपूताना राइफल दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए आया। जब ट्रेनिंग के लिए गया मैं भी दुखी रहता था, अकेले रहता था। इसके पश्चात मैं छुट्टी लेके, होली का समय भी नज़दीक था, छुट्टी लेके घर आया। तो पत्नी थी हमारी, वो कहीं बैंक गई थी, तो वहाँ किसी इन्फेंट्री वाले की पत्नी से मुलाकात हुई। तो जब इन्होंने बताया कि मेरा बेटा इन्फेंट्री में भर्ती हो गया है, तो इनको बहुत डरवाने लगी। बोला कि इन्फेंट्री बहुत ख़राब है, पैदल चलना पड़ता है, ये है वो है, काफ़ी चीज़ें बताने लगा। तो ये आके हमसे नाराज़ हो गई कि आप खुद और अपने भाई को ईएमआई में भर्ती किया और मेरे बेटे को इन्फेंट्री में भेज दिया। मैं बोला ठीक है, चल के तुम देखो जहाँ ट्रेनिंग कर रहा है। इनको लेके वहाँ गया। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ का माहौल जब इन्होंने देखा, बच्चे का रहन सहन देखा, सब देखा, तो वो बच्चे, लड़का भी मेरा बड़ा वैसे दुखी था फौज में, क्योंकि वहाँ स्वतंत्रता वैसे मिलती नहीं है। ट्रेनिंग में थोड़ा सख्ती तो होती है। तो माँ बेटे जो है आपस में लपट के रोने लगे। वहाँ जो उनके इंचार्ज वगैरह थे सब उनको समझाने लगे कि हम लोग भी बच्चे हैं, हमारे पास भी हम कोई दुश्मनी थोड़ी रहती है, लेकिन यहाँ पे फौज में शेर बकरी एक जगह पानी पिलाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सख्ती की जाती है। फिर वहाँ से हम लोग आ गए। वो भी खुश हो गई, ठीक है, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, हो गया। इसके बाद उनकी शादी किया, बड़े बच्चे की शादी पत्नी ने ही हमारे माना था, लेकिन ठीक है, बहू अच्छी मिली, उसने सेवा किया, पूरे परिवार को संभाला, अपने तक मतलब अभी तक अच्छे रहा। और 2 बेटा और 2 बेटी का जन्म हुआ उनसे। बड़ी बेटी की भी शादी हो गई फौजी के साथ, उनके एसकेटी क्लर्क हैं, हवलदार, उनकी दिल्ली में पोस्टिंग है। और दूसरा बेटा दिल्ली में इंजीनियर हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में बीटेक करके इलाहाबाद से गए थे। बाकी बेटी भी अभी एमए कर रही, तीसरी वाली, और छोटा बेटा जाला देवी सरस्वती इंटर कॉलेज है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वहाँ से इंटर कर रहा है। इनके पश्चात कुछ दिन बाद दूसरा बेटा भी भर्ती हुआ, मतलब दूसरा बेटा पैदा हुआ था। वो थोड़ा पढ़ने उड़ने में उतने ठीक नहीं थे, लेकिन पढ़ने में तो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हाई स्कूल वगैरह पास किया, इंटर पास किया। उसके बाद मैं ईएमई में भर्ती करवाया उनको। सरकत है ये सब ज़्यादा उठ गए, नीचे करो बस। कागज रखिए उसको। हाँ ठीक है। भोपाल में वो भी ट्रेनिंग किया, उनकी भी शादी हुई, नज़दीक ही
एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनके बेटी के साथ। उन्होंने भी एक बेटा एक बेटी को जन्म दिया। बेटी एमए कर रही है, उसका सेकंड ईयर है एमए, और लड़का 11th में है। इसके पश्चात तीसरा बेटा भी गया फौज में भर्ती होने के लिए। सब चीज़ में हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर होना था रात में, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से फैक्स आया, पता लगा कि ईएमई से 50,000 फौज काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनकी भर्ती कैंसिल हो गई। लेकिन किस्मत था, ला किया, ला करने के बाद अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और चौथा बेटा स्पोर्ट्स बॉयज़ में गया था भर्ती के लिए, लेकिन कुछ कारणवश वो भी नहीं भर्ती हो पाया। तो अभी जो है प्रयागराज में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। पत्नी उनकी कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में जीएनएम नर्स हैं। उनके भी एक बेटा एक बेटी है। और जो वकील साहब हैं उनके भी एक बेटा 2 बेटी हैं। ये तो बेटों को हुआ। बड़ी उसके बाद लड़कियां आती हैं। बड़ी लड़की की शादी लखनऊ में किया। उनके भी दो बेटे हैं। और दामाद जी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं किसी मतलब कंपनी में, ये जो लाइसेंस वगैरह कर देते हैं। लेकिन अब ठीक है, सुखमय जीवन उनका भी बीत रहा है। और सबसे उसी बीच में पत्नी हमारी बीमार हो गई, लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गई। एक्सपायर होने के बाद मुझे फिर एक झटका लगा। और उसी बीच में मैं आर्मी से रिटायर भी हो गया। रिटायर्ड जनवरी में हुआ। जब मैं रिटायरमेंट के लिए रिकॉर्ड ऑफिस सिकंदराबाद गया तो वहाँ पता चला कि मेरा सूबेदार मेजर आया हुआ है। लेकिन फौज की नौकरी से थोड़ा तंग हो गया था काफ़ी घटनाओं के बीच में। तो मैं सूबेदार मेजर नहीं लेना चाहता था। वहाँ कमांडिंग अफसर ने बुलाया हमको, बोला साहब आपका सूबेदार मेजर आया हुआ है, आपको डेकोरेट कर कहीं पोस्टिंग कर देते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम मंगलवार को प्रमोशन लगाएंगे। मैंने सोचा कि सोमवार को 26 जनवरी है, क्या पता कहीं ऑनरी वगैरह भी मिल ना जाए।
और हुआ भी ऐसा कि 26 जनवरी के दिन सुबह मैं नहा धो के मंदिर गया था, वहाँ से वापस आ रहा था तो उधर के हेड क्लर्क वही जो प्रमोशन का फैक्स आया हुआ था वही सब पढ़ के सुना रहे थे। तो आते आते मैं भी वहीं खड़ा हो गया। उसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऑनररी कमीशन मिलेगा हमको, लेकिन मैं ऐसे रुक खड़ा हो गया। और उसको ना मिलने का कारण यह था कि जब मेरी पूना में पोस्टिंग थी तो एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे मेरा जो एनुअल रिपोर्ट है ख़राब हो गई थी। तो 5 ECR लास्ट के रिपोर्ट मांगते हैं, तो इसलिए उम्मीद नहीं थी। लेकिन बीच उसके बाद के जितने रिपोर्ट थे हमारे सब अच्छे थे और मेरा पोस्टिंग रिकॉर्ड भी अच्छा था। मैं हमेशा फील्ड, नागालैंड, ILT ऑपरेशन सब मतलब पूरा जो है कारगिल से लेके सब मतलब जितने ऑपरेशन एक्सप्लॉस टैक्स सब कुछ अटेंड किया था, तो उसके भी पॉइंट्स थे। तो वहाँ खड़ा हो गया तो हेडकर साहब ने मेरा नाम सुनाया। जैसे मेरा नाम बोला तो मैं बोला सर नंबर पढ़ दीजिए, और नंबर जब पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरा कोई तो था नहीं कि जहाँ मैं सोर्स लगा सकूँ या कुछ कर सकूँ। ऊपर वाले ने दे दिया मुझे प्रमोशन। तब मेरी पत्नी जिंदा थी, तो मैंने टेलीफोन किया पहले तो अपने हमारे जो डायरेक्टर थे EME के, डिप्टी डायरेक्टर DDME ब्रिगेडियर अनुकूल चंद्र, उनको टेलीफोन किया, क्योंकि अंत में मैं उन्हीं का लाइजन अफसर था रिटायरमेंट के पहले। उनको खूब बताया कि साहब मुझे मिल गया ऑनरेडी कमीशन। बहुत वो भी खुशी हुई। फिर अपनी पत्नी को, परिवार को बताया कि मुझे ऑनरेडी कमीशन मिला। तो 26 जनवरी को मुझे ऑनरेरी लेफ्टिनेंट बनाया और 15 अगस्त को ऑनरेरी कैप्टन बना दिया। अब एक बेटी बची थी जिसका नाम पूजा है, तो वो भी थोड़ा सा मतलब मैं ये चाहता था कि पत्नी भी नहीं है, माँ भी नहीं उसकी, उसको कोई एम्प्लॉयड लड़का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जहाँ भी जाता था एम्प्लॉयड मिलते थे, सब कुछ था, कोई आर्मी में था, कोई कहीं था, लेकिन कहीं जाता था तो घर ठीक है तो लड़का ठीक नहीं लगा, लड़का ठीक है तो घर ठीक नहीं लगा। मैं मतलब मुझे कोई नहीं पसंद आया। उसकी मैंने 46 शादी ढूंढी और एक शादी का हमारे पास रिकॉर्ड है। फिर हमारे एक रिलेटिव थे अखिलेश जी, उन्होंने कहा कि पंडित जी आप ऐसा है कि एम्प्लॉयड ढूंढ रहे हैं, लेकिन 100 एम्प्लॉयड से मैं अच्छा लड़का आपको बताता हूँ। अकेला लड़का है, बॉम्बे में वो लोग सेटल हैं, वही देख लीजिए। वहाँ गया तो लड़का मुझे ठीक लगा। मैं उनसे एड्रेस वगैरह लिया बॉम्बे का। और उसके बाद जो है एक दिन टेलीफोन पे बात किया लड़के के पिताजी से। तो उन्होंने कहा कि आप लड़की का फ़ोटो भेज दीजिए, फिर आगे जैसे होगा देखा जाएगा। तो मैंने सोचा कि ऐसे बॉम्बे जाके
मैं उन लोगों से मिल भी आता हूँ तो मुझे आश्वासन भी मिल जाएगा और जैसा होगा पता भी लग जाएगा। मैं खुद फ़ोटो लेके बॉम्बे पहुँचा और उसके पहले मैंने पत्नी का क्रियाक्रम किया था। तो ये था, मतलब विचार इस तरह से बनाया था कि वार्षिकी के बाद शादी कर लें, उसके पहले सदिया हम ढूंढ लेते हैं कहीं। तो कहीं खाना वाना भी नहीं खाता था बाहर का, आने जाने का मिला के लगभग 5 दिन लगते थे ये अवध वाले रूट से, जब हम बॉम्बे जाना पड़ता था। तो गए थे, घर से खाना खा के गए थे और वहीं फिर घर आके वापस खाना खाए। वो रास्ते में केला और चाय ही पीते थे। मतलब एक तरह से व्रत भी रहा हमारा। वहाँ गए तो मुलाकात हुई लड़के के पिता से। तो जा रहे थे, अपना टिप्स कैसेट कंपनी में सर्विस करते थे, जा रहे थे। फिर जब हमको देखा तो लौट आए। फिर बात हुई, उनसे फ़ोटो वोटो दिया उनको और उसके बाद हम चले गए। तो उन्होंने कहा, चलते समय वही कहा था कि कृष्ण भगवान की एक मूर्ति थी, बोला अगर इनकी कृपा होगी तो हो जाएगा सब कुछ सही, आप परेशान मत होइए। मैं लगभग 1 आध हफ्ते में आपको डिसीजन दूंगा। जब मैं घर पहुंचा तो 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन के पश्चात मैंने फिर उनको टेलीफोन किया कि भाई साहब, आपने हमें आश्वासन दिया था कि मैं 10-15 दिन में आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ हमें पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि आपकी लड़की को देखने के लिए ना तो मैं आ सकता हूँ, मेरा बेटा जा सकता है। मेरे छोटे भाई गिरजा शंकर जी अध्यापक हैं, उनको बुलवा लीजिए, वही लड़की से 2 बात करेंगे, फिर वहीं आपको डिसीजन मिल जाएगा। फिर मैं गिरजा शंकर जी को बुलाया और बैठे जहाँ पे मतलब दिखाना था वहाँ। बड़ी बहू थी, इनको लेके वही जो सिस्टम के मुताबिक चाय वही लेके आई। इन्होंने बैठने के लिए बोला तो लड़की भी बैठ गई। उन्होंने 3 प्रश्न किया था। पहले पूछा कि बेटी मतलब क्या कर रही हो, बोला हिंदी से एमए किया कर रहे हैं। तो बोला कि जयशंकर प्रसाद की कोई रचना बताइए, बताया इन्होंने। उसके बाद बोला सुलेख और सुलेख में क्या अंतर होता है, वो भी बताया। फिर बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, वो भी बताया। उसके बाद तुरंत उन्होंने बाहर निकल के कुछ अपने भाई साहब से बात किया, फिर अंदर आए और बात करने लगे। मतलब अंदर आए और फिर हमको बोला कि भैया से आप बॉम्बे बात कर लीजिए। तो उसमें वो लाइन वाला टेलीफोन था, वहीं हमने जब बात किया तो भाई साहब ने कहा कि आप जिस तरह बॉम्बे आए थे उसी तरह एक बार और आ जाइए। हमें बहुत खुशी हुई। हम गए, बॉम्बे गए तो बाबूजी भी थे। पहुँचे हुए वहाँ पे तो बात शुरू हो गई। तो समधी जी ने तो हमारे कुछ नहीं कहा था। बाबूजी बोलने लगे कि भैया एक शादी आई थी, 8 बीघा ज़मीन दे रही थी,
बेटवा वो तो हमारे घर के पास ही की थी, आपका घर तो 60 किलोमीटर दूर है। बोला एक शादी आई थी, एक कार और 4.5 लाख रुपए दे रहे थे, और एकदम बेटवा हमारे बगल की थी, आपका तो 60 किलोमीटर दूर है। मैं बहुत दुखी हो गया और मुझे रुलाई आ गई। थोड़ी देर में किचन में हमारी समधिन जी थी, लड़के की माँ, उन्होंने समधी जी को अंदर बुलाया। अब जो कुछ भी बोला होगा, लेकिन जहाँ तक हमने अनुमान लगाया, थोड़ा बहुत जो सुना, उसे यही लगा कि अगर आपको दहेज चाहिए था तो पहले बता देना था। वो बेचारे वहाँ से इतनी परेशान होके आए हैं, अच्छा नहीं है। अब कोई लड़की बहुत दहेज लेके भी आ जाएगी और कल कुछ करेगी नहीं तो वो भी अच्छा नहीं है, लगेगा आपको। ऐसे समझाए। फिर वहाँ से भाई साहब आए, एक स्क्वैश की बोतल लेके, बोला कि अच्छा ठीक है आपकी क्योंकि मैं खाता नहीं था ना कहीं, वही वार्षिकी ना होने की वजह से, तो बोला कि आपकी शादी मान ली गई है, लेकिन पहले स्क्वैश पीजिए, शरबत पी लीजिए, उसके बाद आपकी शादी मान ली गई। अब जब बताया मान ली गई तो मुझे और रुलाई आने लगी, खुशी की रुलाई। फिर पिया शरबत। फिर उसके बाद जो है पूरी बातचीत जैसे था बताया कि मेरा इतना है और उसी में जो कहिए, जहाँ कहिए करेंगे। उन्होंने जैसे हमें आदेश दिया, 50 लाख तिलक। अब सब कुछ लड़का घर परिवार सबको पसंद था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा भी लगेगा तो हमारे बच अच्छा है, सही जगह तक पहुँचे। बोला 50,000 तिलक दे दीजिएगा, 1 लाख परीक्षा दे दीजिएगा। हम कहे खिचड़ी में। बोला 4 तोला के जंजीर दे दीजिएगा सोने की, 18 के अंगूठी दे दीजिएगा। हम कहे और, तो बाबूजी ने कहा कि हमें स्टील फिस्टील का बर्तन मत दीजिएगा, अगर देना है तो फूल और पीतल दीजिएगा, हमें लोहा लकड़ नहीं चाहिए। हम कहे बाबूजी वो भी मिलेगा। हम कहे और बाबूजी कहें हमें जो रिसेप्शन होता है, जो लोग 500 रुपये और 1,000 दिखाते हैं, वो नहीं दिखाना, हमें 5,000 एक चाहिए। हम कहे बाबूजी वो मिलेगा। और कुछ? तो भाई साहब ने कहा, समधी जी ने कहा, जब और कुछ करते रहोगे तो आपका बजट फेल हो जाएगा। हाँ, फिर ऊपर वाले की कृपा से शादी हो गई और एक बेटी एक बेटा उनकी भी है, और दामाद भी जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी है उनकी। इस तरह से ये चलता रहा। अब ये तो बच्चों की बात रही। अब रिटायरमेंट के बाद हाँ नहीं, पूरा कर दी, कहा खत्म कर दे, बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब इस तरह जो है, ऐसे हमारी गतिविधि चलती रही। तो मैं थोड़ा सा
मतलब जब स्वतंत्र हो गया, फ्री हो गया, हर एक काम हो गया, बच्चों का, बेटियों की शादी वगैरह हो गई, तो मेरी माता जी थी, उनकी सेवा वगैरह करता रहता था। लेकिन क्या हुआ, माता जी तो बहुत वृद्ध थी, घर की देखभाल सब पत्नी हमारी करती थी। तो मैंने देखा कि परिवार में थोड़ा सा कुछ बिखराव का है। हमें देखने में तो मतलब हमारे सामने तो ये लगता था सब बहुत शांति है, सब में आप काफ़ी प्रेम है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अंदर की बातें कुछ पता नहीं लगती थी कि इनका लोगों का आपस में कितना टेंशन है। अब फौज से आने के बाद प्राइवेट नौकरियां किया नहीं, फौज में इतना थक चुका था। दुबई से भी टेक्निकल सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई, 4 साल का बॉन्ड था। वही ब्रिगेडियर अनुकूल चंद्रा साहब ने कहा कि साहब चले जाइए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं बोला साहब अब नहीं हो पाएगा, बल्कि उनके मैडम नाराज़ भी हो गई। फिर भी जो है मैं जाने की हिम्मत मेरी नहीं पड़ी दुबई। तो सोचा कि मैं यहाँ रह के कुछ मतलब खेती बाड़ी करवाता हूँ। ट्रैक्टर वगैरह ख़रीदा, पूरा ट्रैक्टर का जितना कारखाना है ट्रैक्टर का ख़रीदा, ट्राली, कल्टीवेटर, थ्रेसर, लेवलर, मतलब सब कुछ ख़रीदा। 2-3 बोरिंग करवाया, इंजन भी ख़रीदा उठाने वाला। तो अच्छी पैदावार होती थी। लाखों रुपए का अनाज भी बेचता था, गेहूँ और चावल ही बेच पाता था, वही 2 खेती कराता था। तो लोग कुछ सोचने लगे या तो कुछ दिक्कत महसूस हुई, तो हमें थोड़ा पता चला। तो मैं सोचा कि अब ये ढोना अच्छा नहीं है, सबको संभलवा देते हैं, जिसका जो है ले तो अच्छा है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाया था, उसमें पूरा परिवार इकट्ठा था, रिश्तेदार वगैरह भी आए थे। फिर जब रिश्तेदार वगैरह चले गए तो परिवार के लोग थे, तो मैंने पहले अपने भाइयों से, मतलब सब छोटे भाई भी थे, बीच वाले भाई के बहू थी, पत्नी, सब लोग बच्चे भी थे, सब ऐसे आंगन में बैठे थे। मैं बोला भाई अभी तक जितना मेरे से अच्छा जितना हो सका मैंने अच्छा बुरा किया, अब मैं थक चुका हूँ, अब आप लोग अपना अपना संभालो। सब लोग बोला ये क्या हो गया, क्यों भैया ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये ज़रूरी है, मेरे सामने सब कोई अपना अपना ले लो। गया और पहले मैं तीनों भाइयों को पूरा खेत और जो घर था वो सबको दे दिया भाई, कि इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो, इतना मेरा, ऐसे करके सबको दे दिया। उसे किसी को रहना नहीं है वहाँ, रहना भी नहीं था, लेकिन सबको भाई दे दिया मैंने। खेती बाड़ी भी दे दिया, चाहे अपना खुद कराओ, चाहे बटाई पे दो, जैसे करना है दे दो। उनको देने के पश्चात मैंने जो है चारों बेटों को बताया कि भाई तुम लोग भी अपना अपना संभाल लो। अब मुझसे जितना हो सका मैंने किया। तो ये लोग बोला कि आप हमको क्यों अलग कर रहे हैं। हम क्या, ऐसा है मेरे सामने सब कोई अपना देखो, किसका क्या खेत है, किसका क्या कैसे है, अपनी जगह होगा सब देख लो, अपने तरीके से ज़िंदगी जियो। ये सब किया हमने।
उनको भी बांट दिया सबको। बांटने के पश्चात वकील साहब का खाना तो अलग बनने लगा वो छत पे, तीसरे नंबर के बेटे का, लेकिन ये तीनों लोग एक ही साथ खाना बनाते थे। मैंने एक दिन पूछा कि आप लोग क्यों, जब अलग हुए हो तो अपना अपना खाना पीना करो, क्यों एक साथ बना रहे हो? बच्चों ने जवाब दिया कि आपने जो करना था कर दिया, अभी हमको जैसे ज़िंदगी जीना है उसे जीने दो, रहने दो। फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहा, कुछ बोला नहीं, और उन्हीं के साथ, बड़ी बहू के साथ मैं भी रहने लगा वहाँ पे गांव में ही। अब रह तो रहा था इनके साथ, लेकिन अब सबको अलग कर दिया तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था हमको, क्योंकि थोड़ा अंतर आ जाता है। कहाँ पूरा सबका खर्चा सब कुछ मैं ही देखता था, मैं ही करता था, कहाँ सब मतलब एकदम अकेला हो गया। रहता था उन्हीं के साथ, लेकिन फिर भी एक अकेला महसूस होने लगा। तो मेरे मन में एक दिन उसी समय मेरा एक वो था कि स्वभाव कि जैसे कभी कैंटीन जाता हूँ, CSD कैंटीन हमारे आर्मी की है, उसमें थोड़ा सा सामान ठीक से मिलता है, टैक्स वगैरह नहीं लगता है। तो वहाँ से जैसे सामान वामान कुछ लेके गया तो बराबर सबका हिस्सा चारों बच्चों का मतलब लगा के उनको उनको दे देता हूँ सबको। और उसी में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। अब क्या था, खाना दो ही जगह बनता था तो और कुछ नहीं था, बाकी तो सब कुछ दे दिया था मैंने। केवल बीम मैं गलती से दो ही लाया था, तो एक बीम तो मैंने ऊपर वकील साहब के पास दे दिया, बाकी सामान तो सबको बराबर दे दिया था। जो बर्तन मांजने वाले का बीम साबुन है वो दो ही लाया था, तो एक तो वकील साहब के पास भेज दिया, एक नीचे रख दिया कि ये लोग तो साथ ही रह रहे हैं। उसमें मुझे आज भी नहीं पता किस बहू ने कहा, उस मैं वहीं बैठा था तो उसने बोला, एक बहू ने बोला कि जब बराबर हिस्सा है तो दो आया तो उसमें चार हिस्सा लगना चाहिए। तो मैं बोला कौन बोल रहा है, थोड़ा सामने आ जाओ। तो कोई बोला नहीं, जवाब तो कोई नहीं दिया। मैं बोला बीम इतनी बड़ी चीज़ नहीं, मैं गलती से दो ही लाया, ये तो 20 रुपए का आता है, ये तो यहाँ बाज़ार से भी मैं ला के दे दूँगा अगर किसी को कम आए तो। तुम लोग क्यों इतना अपना दिमाग टेंशन में ले रहे हो? वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। और उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इन लोगों के साथ अपना नहीं रहना है। अब मैं यहाँ रह के अलग तो खाना पीना नहीं बना सकता, क्योंकि वो भी समाज में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं दूसरे दिन ही फैसला किया और पूरा सामान वामान तैयार, मतलब एक बैग है तो लेना था, और क्या लेना था। मैं तैयार होकर जाने लगा तो सब बहुएं जो है रोने लगी, पापा क्यों जा रहे हो? मैं बोला क्यों, तीर्थ यात्रा में नहीं जा सकता? मैंने माता जी को अपने पूरा तीर्थ यात्रा कराया था, तो मैं खुद नहीं कर सकता कि चलने फिरने लायक हूँ, सही हूँ। तो सब लोग बहुत रोने लगे। हम कहे चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे। तो बोला कहाँ जाएंगे आप? हम कहे हम मथुरा जा रहे हैं।
उनको बताया नहीं। और मुझे जाना था हरिद्वार। अब वहाँ से चल तो आए, पूरे परिवार को, नाती पोते सब कुछ छोड़ के वहाँ से मैं चल दिया। लेकिन जनता से आना था, जनता में रिजर्वेशन भी नहीं था, लेकिन ऊपर का छत मतलब सीट ऊपर की खाली मिल गई। उसी में बिस्तर लगाया और सोते या चला गया हरिद्वार। लेकिन नींद कहाँ आनी, क्योंकि पत्नी के ख़त्म होने के बाद मैंने अपने को पोता पोती इन्हीं सब में अपने को रमाया, इन्हीं से घुल मिल के रहता था। मैं पोतों के बिना तो बिल्कुल रह ही नहीं सकता था। वही नाक में नाचते रहे सब। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। वहाँ पर मैं पहुँच गया हरिद्वार। हरिद्वार पहुँचने के बाद लोगों से पूछने लगा कि अगर यहाँ कहीं पे कुछ दिन के लिए रहना है तो क्या किया जाए। तो लोगों ने मतलब कई जगह बताया। ऋषिकेश में बताया कि वहाँ पे जो है आप आराम से रहिए, गीता भवन के पास एक आश्रम है, वो 2000 रुपये उनको दीजिएगा और आश्रम वाले खाना पीना एक कमरा देंगे, आप आराम से रहिए, जब तक रहना है भगवान का पूजा पाठ आप करते रहिए। तो मेरे मन में वही आ गया। अब उन्होंने जो लोगों ने बताया था, स्वर्ग आश्रम का बताया था। तो मैं आया, हर की पड़ी में स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर वही कि मैं वापस चला जाऊंगा, जो है मेरी बात भी रहेगी। स्नान कर लिया गंगा जी में, अब मैं घर चला जाता हूँ। लेकिन मैं बोला कि नहीं। आया, नहा के टेम्पो में बैठा। अब प्रभु गुरुदेव की ऐसी कृपा कि मैं टेम्पो वाले से मुंह से बोल रहा हूँ शांति कुंज चलो। मन से तो मतलब दिल मन हमारा कह रहा है कि स्वर्ग आश्रम चलो, लेकिन मुंह से निकल रहा है शांति कुंज। और शांति कुंज क्या है कि शांति कुंज जो है गायत्री पीठ है। हमारा गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने शांति कुंज का निर्माण किया था। और उनकी कृपा से मैं जब पहुंचा शांति कुंज के पास, तो टेम्पो वालों ने वहीं रोक दिया। बोला बाबूजी आप शांति कुंज पहुँच गए। मैंने उससे कहा मैंने आपको कहाँ बोला था। बोला आपने शांति कुंज बोला था। फिर मैंने उसे कुछ डिस्कस ज़्यादा नहीं किया, वहीं उतर गए। उतरने के बाद अंदर चले गए। अंदर वहाँ जब बैठे तो कुछ लोग देख रहे हैं, जहाँ समाधि स्थल है गुरुदेव की, वहीं पर जाके बैग लेके बैठ गए। तो वहाँ देख रहे हैं कि कुछ लोग गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई मंत्र लेखन कर रहा है। और वो
तो ये अप्रैल वगैरह का महीना भी था। 2 शादियाँ भी 2-3 हो रही थी, जहाँ पर हवन हो कराते हैं लोग। 3 हवन घर है हवन करने के लिए, 3 हैं, एक स्टाफ के लिए, एक यात्रियों के लिए, एक महिलाओं के लिए, ऐसे 3 हवन कुंड बनाए हैं 3 जगह। तो उसी में शादियाँ भी हो रही हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ कैसे रुके, लेकिन मन तो हमारा घर में ही लगा हुआ है। आश्रम में पहुँच तो गए, लेकिन मन कहाँ है घर में। माया मोह बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। मैं एक गायत्री परिजन को बुलाया, पीले वस्त्रधारी, वो आए। तो मैं बोला कि अगर यहाँ 2-4 दिन रहना है तो क्या नियम है। तो हमारी दशा देख के मैं परेशान तो था ही। बोला बाबूजी आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, आप जो है पहले माता जी की रसोई में जाके प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोजन कर लीजिए, उसके बाद हम सब आपको यहाँ पता लग जाए कहाँ रहना है, कैसे क्या करना है। हम कहते नहीं, हमें भोजन नहीं करना है, हमें केवल जो है आप ये बता दीजिए कैसे करें कि यहाँ पे 2-4 दिन रहे। कहें आपके पास कोई आईडी है। हम कहे हाँ आईडी तो है। बोला वहाँ रिसेप्शन में चले जाइए, अपना आईडी दिखा के एक फार्म देंगे, उसको भर दीजिए, तो अतिथि सत्र में आपको 2-3 दिन रहने के लिए यहाँ परमिशन मिल जाएगा। मैं वहाँ गया जैसे उसने बताया था, गायत्री परिजन ने, वहाँ पे रिसेप्शन में आईडी लेके और उधर फार्म भर के दिया और हमको बोला ठीक है जाइए। और ऐसी जगह बताया, मेरे रहने के लिए ऐसी जगह बताया जो पुराना ओपीडी था, वहाँ कभी अगर कोई गया है उसी में बोला कि जाइए आप रहिए। तो वहाँ पे पहले मतलब काफ़ी लोग थे और भगवान की कृपा से वो सब ज़्यादातर लोग लखनऊ के थे, तो 9 दिशी साधना वाले थे। तो वहाँ जब पहुँचे तो भाई पुरुष तो नहीं कुछ बोल रहे थे, औरतें चिल्लाने लगी, अरे भाई साहब आप यहाँ कहाँ आ गए, आप जो है ये 9 दिवसीय साधना वालों का कक्ष है, आप जो है यहाँ नहीं रह सकते हैं, ये सब। मैं बोला ऐसा है, हमें ये लिख के दिया है कागज़ में, मैं यहीं पर रहना है और मेरे से आप लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, मुझे केवल थोड़ी सी जगह चाहिए बस। मैंने दरवाजे के बगल जाके, मेरे पास चादर था 2, एक बिछा दिया, एक वहीं लेट गया। लेटने के बाद मैं किसी से बात नहीं करता था। शाम हो गया, मैं नींद आ गई, सोते सोते घर बच्चों नाती पोता के बारे में सोते सोते नींद आ गई। तो महिलाओं से रहा नहीं गया। वो बोला भाई साहब जाके आप भोजन कर लीजिए। मैं बोला मुझे भोजन नहीं करना है। बोला गद्दा स्टोर से गद्दा लेके आ जाइए। मैं उनसे बात नहीं किया, तो और मेरे पीछे पड़ गई कि भाई साहब जो मैंने बोल दिया आप नाराज़ हो गए। हम कहे नहीं, नाराज़ क्यों होऊंगा। अंत में उसने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं बोला मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। बोला हम लोग तो लखनऊ के रहने वाले हम भी हैं, आप हम लोगों से नाराज़ मत होइए। मैं तो आपको उस समय ऐसे बता रही थी कि इसमें 9 दिवसीय साधना वाले हैं, आप आराम से रहिए, लेकिन पहले जाइए आप खाना खाइए। मैं गया, माता जी की रसोई में भोजन किया और आते समय वहाँ से गद्दा वगैरह लेके आया और वहाँ रहने लगा।
एक दिन बीता, सुबह जब देखता हूँ तो वही पूरा आर्मी का माहौल। 3 बजे से लोग उठ के कोई नहा धो के सब भाग रहे हैं, कोई जो है गायत्री माँ के आरती के लिए भाग रहा है, कोई समाधि स्थल की तरफ भाग रहा है, कोई जो है उधर अखंड ज्योत दर्शन के लिए लाइन लगाने के लिए भाग रहा है। मतलब सब 3 बजे से वहाँ रूटीन चालू हो गई। हमें बहुत अच्छा लगा। अभी वो लोग भी जो वहाँ कमरे में रह रहे थे वो भी हमारे मतलब दोस्त बन गए। तो मैं उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए, अगर यहाँ ज़्यादा दिन रहना है तो क्या किया जाए। बोला कुछ नहीं, यहाँ बहुत लोग ऐसे पड़े हैं कोई पूछता ही नहीं। हम कहे नहीं पूछता बात अलग है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन यहाँ रहने पर हमारे पास रहेगा जो नेम प्लेट है अतिथि सत्र का, और हम ज़्यादा दिन रुकेंगे तो सुरक्षा वाले या कोई और लोग चेक कर लिया तो बेइज्जती नहीं करेंगे। किस प्रयोजन से आप रुके हैं? आप ये बताइए यहाँ सबसे बड़ा कौन है? तो हम उसी से मिल के आ जाते हैं। तो लोगों ने बताया कि सबसे मालिक तो अभी गुरुदेव की बेटी शैलजी जी हैं और डॉक्टर पंडा साहब हैं, और यहाँ के व्यवस्थापक जो है गौरी शंकर जी हैं, गौरी शंकर शर्मा जी, और उनसे मुलाकात जो है 5 बजे हो सकती है। बाकी डॉक्टर साहब से और दीदी से मुलाकात करना है तो उसके लिए एक दिन पहले बताना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब उनसे आप मिल सकते हैं। मैं 5 बजे गया, गौरी शंकर जी आए थे, उनसे बात करने लगे। अंदर गए, हम कहे कि सर मैं आर्मी का रिटायर्ड आर्मी कैप्टन हूँ, आपके आश्रम में कुछ समय मैं सेवादान करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए था समयदान, लेकिन मैंने बोल दिया सेवादान। तो वो बोला कि आप किसी संस्था से जुड़े हैं? हम कहे नहीं सर। ठीक है, पहले तो आप ये बताइए घर में आप किसी को बता के आए हैं? हम कहे नहीं सर। बोला सबसे पहले आप टेलीफोन करके घर में बताइए। हम कहे साहब उनको बताएं कि हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। बोला नहीं, सबसे पहले उनको घर वालों को ये बताइए कि आप तीर्थ यात्रा पे शांति कुंज हरिद्वार में हैं। हम कहे ठीक है सर। उसके बाद हमारे यहाँ 9 दिवसीय साधना शुरू हो रही है, जाके उसमें प्रवेश ले लीजिए, और साधना जब ख़त्म हो जाएगा तो 1 महीने का युग शिल्पी होगा, उसमें प्रवेश ले लीजिए। उसके बाद गुरुदेव आपके बारे में सोच लेंगे। मैं बहुत खुश हुआ कि हमें कुछ दिन यहाँ रहने का मौका मिलेगा। मैंने शिक्षण प्रशिक्षण में जाके एक आचार्य जी थे, उनके पास बताया, जैसे उनको बताया था कि मैं आर्मी का रिटायर्ड हूँ, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, और मैं 9 दिवसीय साधना में आपके यहाँ प्रवेश लेना चाहता हूँ। आचार्य जी जैसे आर्मी के हैं ऐसे सुना तो एकदम उछल पड़े। बोला कि आपके बस की बात नहीं है 9 दिवसीय साधना करना। हम कहे मतलब क्यों हम नहीं कर सकते आचार्य जी? बोला कि ऐसा है, 9 दिवसीय साधना में 9 दिन का व्रत रहना पड़ता है, जिसमें एक वक्त फलाहार करना पड़ता है, एक वक्त भोजन करना पड़ता है, 30 माला गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ता है, और
ये सब आपके बस की बात नहीं है आर्मी वालों के। मैंने उनको बताया कि जब यहाँ इतने लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ तो आप किसी से परमिशन भी नहीं लिया है। हम कहे जहाँ तक परमिशन का सवाल है, गौरीशंकर शर्मा जी जो व्यवस्थापक हैं उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है, आदेश उन्होंने दिया है। रही बात कुछ करने का, 30 माला जाप करने का, तो मैं वो भी कर लूँगा, व्रत भी 9 दिन का रख लूँगा। आप जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उन्होंने प्रवेश दे दिया। फिर मैंने विधिवत जैसे करना था चाहिए उसी तरह से मैंने किया 9 दिवसीय साधना। 9 दिवसीय साधना जब ख़त्म हुई तो मैंने युग शिल्पी में प्रवेश लिया। 1 महीने का था, युग शिल्पी भी किया। फिर उसी के बाद ही परिवाचक शुरू हो गया, तो मैंने परिवाचक में भी प्रवेश कर लिया, ले लिया। अब 4-5 दिन बीते थे, तो वहाँ पे मतलब ऐसा हो जाता था कि दिन भर बहुत अच्छी साधना चलती थी, लेकिन शाम को जब घर से किसी का टेलीफोन आ जाता था, क्योंकि वहाँ गौरीशंकर जी ने जैसे आदेश दिया था, झूठ नहीं बोल सकते थे। मैंने यहाँ मतलब बता दिया था यहाँ है, और टेलीफोन नंबर था, और बोला था कि टेलीफोन बंद नहीं करना, घर वालों से बात करते रहना। वैसे मैं करता रहता था, तो दिन भर साधना तो ठीक चलती थी। और शाम को जब टेलीफोन पे किसी से बात होती थी तो दिमाग फिर वही माया मोह में पड़ जाता था। तो 5 दिन बीते थे, परिवाचक से घर से मैसेज आया कि मेरा पोता, जो बड़े वाले बेटे का नाम उसका हर्ष है, हम लोग छोटू छोटू कह के बुलाते हैं, वो यूसी द्विवेदी डॉक्टर हैं, फिजिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनके हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसे मैसेज आया। और छोटा वाला बेटा, वो किसी से झगड़ा हो गया है, उसके ऊपर हर्जन एक्ट लगा है, वो बंद हो गए हैं। तो मुझे तो मेरे मामा के लड़के वकील हैं, क्रिमिनल के अच्छे वकील हैं प्रतापगढ़ के, तो उनको मैं बोला कि ऐसा है, उसको छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये गलती किया तो उसको सज़ा खाने दो। बोला नहीं भैया ऐसा नहीं है, आप परेशान मत होइए, छुट्टी की वजह से ज़मानत नहीं हो पाई, जब खुलेगा कोर्ट तो हो जाएगा। लेकिन ये पोते का जो एडमिट है, ये चीज़ मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका, और मैं वहाँ से बताओ कि वहाँ से कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा परिवाचक, मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं आ गया, सीधा आया इलाहाबाद यूसी द्विवेदी के हॉस्पिटल में। और वो मेरे देखते ही, मेरे को जब देखा पोते ने, तो उसकी आधी बीमारी, क्या पूरी बीमारी है उसकी, ठीक हो गई। जो इतना सीरियस था सब ठीक हो गया, और बाबा बाबा कह के एकदम बढ़ गया। बड़ी बहू भी थी, एक दादा के लड़के थे आशुतोष, वही लेके आए थे। और बड़ा वाला लड़का भी था, लेकिन वो वही छोटे वाले लड़के के चक्कर में, उसकी जमानत के चक्कर में वो नहीं आ पाया था हॉस्पिटल में। तो मैं जब आ गया तो उसको, दादा का जो मतलब पोता था आशुतोष, उसको मैंने वापस भेज दिया। मैं बोला बेटा तुम जाओ, मैं आ गया। तो वहाँ उसकी मतलब
2-3 दिन में वो ठीक एकदम हो गया। फिर उसको लेके घर आ गए। इस तरह से हरिद्वार यात्रा हमारी वहाँ समाप्त हुई। और मैं फिर दोबारा परिवार के लिए गया कुछ दिन के बाद किया। फिर भोलेनाथ के एक मंदिर भी यहाँ घर पे बनवाया है, जिसमें शिव जी की पूजा वगैरह अभिषेक वगैरह थोड़ा बहुत करता था, जैसे हमको वहाँ पता था, जो मैंने वहाँ सीखा। बस।